नमस्कार, आदाब। आप देख रहे द वायर और मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। मैं अभी देहरादून में हूं, उत्तराखंड की राजधानी। कल देहरादून में जो विधानसभा है उसमें यूसीसी का जो बिल था, समान नागरिक संहिता का बिल जो पास हो गया, विधानसभा ने उसको पारित कर दिया। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ये जो बिल है समान नागरिक संहिता का, इसके आड़ से जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी का, पुष्कर सिंह धामी की जो गवर्नमेंट है, वो चुनावी एजेंडे को मद्देनज़र रखते हुए इस बिल को लाई है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। और इस बिल को पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा के इलेक्शंस हैं। और ये बिल अभी ही क्यों लाया गया है, इस पर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, वो बात कर रहा है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है करण मेहरा जी, जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये बिल लाने से उत्तराखंड की जो राजनीति है वो कैसे बदलेगी, क्या इम्पैक्ट होगा इस बिल का, और पूरे इस बिल के ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आप किस तरह से देखते हैं ये जो बिल लाई गया है, कल ये जो विधानसभा में पारित हो गए, पास हो गए हैं? मेरा ये मानना है कि ये बिल लाने का जो तरीका है, एक तो वो गलत था। ये सब्जेक्ट यूनियन का सब्जेक्ट है, इट्स नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट। और मुझे लगता है कि जैसे जनसंघ को आप अगर पढ़ें तो जनसंघ के एजेंडे में, आरएसएस के एजेंडे में और वर्तमान बीजेपी के एजेंडे में यूसीसी हमेशा से रहा। लेकिन 10 वर्ष की सरकार में अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको केंद्र में लागू नहीं कर पाए। यूसीसी को लागू करने में आपको संविधान में कई अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, कई आर्टिकल्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सब जानते हैं। और अपने फेलियर को बचाने के लिए, अपने फेस सेविंग के लिए इसको एक छोटी सी स्टेट को गिनी पिग के रूप में बीजेपी ने यूज़ किया है, उत्तराखंड को। अब आते हैं तरीके पे, जिस तरीके से लाए गए। 400 पेज की ये ड्राफ्ट है। 6 तारीख को ये लेके आ गया। 5 तारीख की शाम को इसको कैबिनेट में मंजूरी दी गई। 6 तारीख को इसको लेके आ गया। और नेता प्रतिपक्ष के और कांग्रेस के विधायकों के बार बार ये कहने के बाद कि हमारा ड्राफ्ट से कोई विरोध नहीं है, लेट अस गिव टाइम टू स्टडी इट। हम पढ़ना चाहते हैं, हम एक स्वस्थ डिबेट चाहते हैं जो सदन में हो, ताकि हमारे सुझाव इसमें सम्मिलित हो सके। लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया। सीएलपी ने कहा कि इसको प्रवर समिति को भेज दीजिए, तब तक हम लोग सब पढ़ लेंगे। पक्ष और विपक्ष के सारे विधायक पढ़ेंगे कि हम लॉ मेकर्स हैं, हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ के हम इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार ने वो मौका नहीं दिया। ये इस पर ड्राफ्ट में क्या क्या है अगर मोटा मोटा देखें, हलाला जो ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज्ड है, उसमें कई केसेस चल रहे हैं। बेटियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि बेटियों को भी उतना ही हिस्सा या अधिकार मिलेगा जो बेटों को मिलेगा। लिविंग रिलेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना वो दे चुकी है, अपना जो उसको फैसला देना चाह। तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। ये जस्ट बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। चुनाव में फेस सेविंग करते हुए, ये कहते हुए कि हमने एक स्टेट में इसको लागू कर दिया है और इसको हम पूरे देश में लागू करें, ये कहने का एक बहाना बीजेपी ने ढूंढा है। और कुछ नया इसमें नहीं है। और यूसीसी का मतलब होता है सारे कम्युनिटी के लिए, सारे नागरिकों के लिए एक संहिता, एक सा कानून। आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, आपने एसटी को बाहर कर दिया। इसी से है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो 4% आबादी है उत्तराखंड में, उनके जो वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है या उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया। क्या लगता है आपको? मैंने पहले एक इंटरव्यू में बोला था, कुछ करीब साल भर पहले, मैंने कहा था रिसर्च हो के अच्छे स्कॉलर्स के साथ बैठ के, हर कम्युनिटी की प्रतिनिधियों के साथ बैठ के इसमें निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में करने वाला काम नहीं है। दूसरा, जैसे अगर आप सनातन धर्म की बात करें, जिनको लोग आजकल हिंदू कहते हैं, सनातन धर्म में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग संस्कृतियां हैं। जैसे मेरे यहाँ जब ज़मीन जायदाद जाती थी तो वो बेटों को जाती थी,
हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है, और थारू, बुक्सा, जौनसार इस एरिया में महिला प्रधान हैं, और प्रॉपर्टी हस्तांतरित करने के भी अलग नियम कानून हैं। तो ये किसी को बाहर कर देना, तो फिर वो समान आचार संहिता कहाँ से हुई? समान नागरिक संहिता तो वो नहीं है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी को बाहर किया तो फिर सबके लिए एक सा हो। तो ये कई चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। इसलिए हम चाह रहे थे कि विधानसभा में जहाँ कानून बनना है वहाँ के मेंबर्स को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। 400 पेज को आप एक दिन में पढ़ के आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकते। आपको संविधान को भी स्टडी करना है, आपको उसमें जो कमियां हैं या अच्छाइयां हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अपने आपसी विचार विमर्श भी करते हैं, उसके बाद चर्चा होती है। आपने सितंबर के आहूत विधानसभा सत्र को एक्सटेंशन दिया, वो विशेष सत्र नहीं था। आपने प्रोवोक करने के लिए 0R और क्वेश्चन आर को गायब कर दिया ताकि कांग्रेस के लोग विरोध करें। और हुआ भी कि संसदीय परंपराओं के विपरीत जब कार्य मंत्रणा में हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह जी और हमारे यशपाल आर्या जी जो LOP हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा क्वेश्चन आर वो चाहिए, क्योंकि जो प्रतिनिधि है अपने क्षेत्र का वो अपनी समस्याओं को वहाँ रखेगा। अंकिता का बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, केदारनाथ में सोने की चोरी का इशू था, पेपर लीक, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, बहुत महिलाओं में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर महिला अपराध पे है, उस पर चर्चा होनी थी। जिला विकास प्राधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लोगों को दिक्कत आ रही, उस पर चर्चा होनी थी। किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बरसात आई, बाढ़ आई हरिद्वार क्षेत्र में, उनको मुआवजा नहीं मिला। जो खाद का कट्टा कांग्रेस के समय में 50 किलो का होता था, रेट वही रखे, लेकिन उसको 40 किलो का, 10 किलो की चोरी सरकार ने करा ली। तो ये ऐसे विषय थे जिन पर बात वहाँ रखना चाहते थे लोग, लेकिन वो बात रखने का मौका सरकार ने नहीं दिया। और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हंगामा हो और हंगामे के बीच में इस बिल को पास कर लिया जाए। यही इसकी जिस तरह से ये बिल लाया है, 2 महीने के बाद लोकसभा के इलेक्शंस है, पूरे देश में नई सरकार चुनी जाने वाली है या इलेक्शंस होने वाले हैं। हिंदुत्व की राजनीति के लिए बीजेपी जानी जाती है, या जो उनकी राजनीति है वो हिंदुत्व की होती है। इस बिल के आड़ में एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी का एक सेट एजेंडा है। पहले इन्होंने मदरसों पे बात की, उसके बाद मज़ार पे बात की, और उसके बाद लैंड जिहाद पे बात की, लव जिहाद पे बात की, अब इस पे आ गए। इन्होंने कई कुत्सित प्रयास किए, जैसे उत्तरकाशी के पुरौला में जिस तरीके से लड़की के अपने मित्र के संग जाने में हिंदू मुस्लिम रॉइट किए गए, और बाद में पता चला वो हिंदू सैनी समाज का लड़का था, माहौल बनाया गया। उसके बाद कई दुकानों को पीटा गया, दुकानदारों को पीटा गया। उसके बाद मज़ार सारे लोग जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं कि ये सूफियत की पहचान है। इसका मुस्लिम और हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को मानते हैं वो मूर्ति पूजा या इस तरीके की चीज़ों को नहीं मानते हैं। और मज़ारों में मैक्सिमम लोग हिंदू लोग जाते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने के लिए बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया। 6x4 की मज़ार के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, लेकिन जिन भूमि सेठों ने, जो भूमि के माफिया हैं, भूमाफिया हैं, उन लोगों ने जो ज़मीनें कब्जाई, हमने स्पेसिफिक देहरादून के 5 या 6 ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हुए प्रेस किया। आज तक उनमें कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें हमारे नगर पालिका की मदद से ज़मीनों में कब्जे हुए, उन पर रिपोर्ट्स भी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इस तरीके का बीजेपी का काम रहता है। रही बात मुस्लिम्स को टारगेट करने की, मैंने आपसे कहा हलाला ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज्ड है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बेटियों को अधिकार की बात करते हैं तो वो भी वही है। और मैं तो साफ कह रहा हूँ कि आज मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ की एक सर्वे कराई सरकार कि कितने परिवारों ने 2 शादियाँ की हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के भी हैं, वो 2 शादियाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये खाली एक माहौल बनाने का एक तरीका बीजेपी का है। और मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग इस बार बाहर निकलेंगे और इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा राष्ट्र इस समय खतरे में है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, रोज़गार, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इशू है हमारी बॉर्डर्स, हमारे इम्पोर्टेंट इशू है हमारी सेना, जो इन्होंने अग्निवीर योजना ला के सेना को ख़त्म करने की कोशिश की है, SSB को ख़त्म करने की कोशिश है। ये हमारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। हमारे लड़कियों के संग जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग जो हुआ, जो हमारे मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, उत्तराखंड में अंकिता के साथ हुआ, तो ये 907 बलात्कार के केसेस इस देवभूमि में 1 साल में हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार का उपक्रम बता रहा है।
तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैलेंज कर रही हैं। देश को प्रॉब्लम है, हमारा रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर जो है चढ़ रहा है। इन विषयों पर आज डिबेट नहीं हो रही है। कोई मोदी से या बीजेपी से नहीं पूछ रहा कि वो 100 स्मार्ट सिटीज़ कहाँ हैं, 19 में आप बनाने वाले थे। कोई बुलेट ट्रेन के बारे में इनसे नहीं पूछ रहा, काला धन लाने वाले थे वो नहीं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन से दिमाग हटाने के लिए बीजेपी इस तरीके की हरकतें कर रही है, कभी यूसीसी, कभी कुछ। और लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पढ़े लिखे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जोशीमठ का एक इशू है जो चर्चा में है कि वहाँ पर जो लोग हैं जोशीमठ में, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। वहाँ पे एक इशू ये भी कि वो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते, तो उनके लाइट के कनेक्शन है वो काट रहे हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए वो वहाँ पर से प्रेशराइज किया जा रहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे है हालात? या एक बड़ी साजिश के रूप में मैं इसको देखता हूँ सर। हम नए युग में जी रहे हैं। रेहड़ी की घटना, जोशीमठ की घटना से 1 वर्ष पहले हुई, जिसमें कई लोग हताहत हुए, अंदर मरे, और टनल का ही मामला था। अगर तब सरकार चेत जाती बीजेपी की, और तात्कालिक विधायक जो महेंद्र भट्ट इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उस समय विधायक थे, अगर उन्होंने 1-2 बार भी इस विषय को विधानसभा में गंभीरता से लिया होता तो शायद जोशीमठ बच जाता। उसी से सिल्टिंग होते रही, मिट्टी कटते रही, पानी के दबाव से नीचे ज़मीनें खाली होती रही, और आज जोशीमठ लगभग बर्बादी के कगार पे है। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जोशीमठ, ये बद्रीनाथ से पहला पड़ाव है, और लोगों के रोजी रोटी से लेकर बहुत बड़ी आस्था का सवाल है। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र जोशीमठ इसलिए भी है कि आदि गुरु शंकराचार्य की पीठ है, तपोस्थली है। नरसिंह भगवान जी हम सबके इष्ट हैं, वो वहाँ विराजमान हैं। उद्धव जी हैं, चंडिका माई और लक्ष्मी माई, ये वहाँ का पौराणिक मंदिर है। और जोशीमठ के संग जो बीजेपी की सरकार और लोग कर रहे हैं वो निश्चित ही दुखदाई है। आप भी पढ़े लिखे हैं और हमारे समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई। आप मत बनने दीजिए पक्के मकान, लेकिन एक हल्का स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन होनी चाहिए जिसमें लोगों को जान का खतरा ना हो। लेकिन जोशीमठ को उसके उसी स्वरूप में बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक्सपर्ट्स को बुलाए, दुनिया में कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ऐसे हैं, भूगर्भीय शास्त्री ऐसे हैं जो उसी कंडीशन में लोगों को सुरक्षित घर, रहने के आवास, दुकान, मकान बना के या बनवा के या टेक्नोलॉजी दे के दोबारा बसाया जा सकता है। लेकिन सरकार की नीयत नहीं, ज़मीन कहाँ है, कहाँ बसाएंगे आप? जिस पीपल कोटी की बात करते हैं वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है, वैसे ही जनसंख्या का दबाव है, कहाँ आप शिफ्ट करेंगे? और फिर एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट करना, क्योंकि पूरा पहाड़ दरक रहा है। उत्तरकाशी में दरारें हैं, टिहरी में दरारें हैं, आपके और भी कई ऐसे स्थान हैं यहाँ कुमाऊं में। नैनीताल पूरा दरक रहा है, बैंड स्टैंड तक आप देखिए क्रैक्स आ गए हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कहीं से उठा के बच्चों की, बिल्ली के बच्चों की तरह इधर रखने, कभी उधर रख दें। आपको नई टेक्नोलॉजीज, नए तरीकों को खोजना होगा, उसके तहत आपको अपने लोगों को बसाना होगा। लेकिन सरकार का ध्यान कुछ और चीज़ों में है, इन गंभीर खतरों की ओर नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।